नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में देखेंगे 20 अहम खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। में लगातार हो रही बर्फबारी जानलेवा साबित हो रही है। बर्फ की तबाही की ये तस्वीरें गांदरबल की हैं। जिले के सोनमर्ग क्षेत्र में बालटाल जोजिला के पास हिमस्खलन हुआ। राहत की बात ये रही कि घटना में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। आपको बताते चले, जब तेज हवाएं चलती हैं और बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है तो उसे ब्लिज़ार्ड या हिम झंझावात भी कहते हैं। 1888 से 1947 के बीच और 1990 के दशक में अमेरिका में कई बार इस तरह के ब्लिज़ार्ड रिकॉर्ड किए गए थे। मिसाल के तौर पर 1947 में अमेरिका में 2 फीट से ज्यादा बर्फ गिरी थी। लगातार बर्फ गिरने से 12 फीट तक बर्फ जम गई थी, जो महीनों तक पिघली नहीं क्योंकि तापमान गिरा ही नहीं था। अपने देश में भी बर्फीले तूफान का भयानक मंजर देखने को मिलता है। कई जिंदगियां बर्फीले बम की भेंट चढ़ जाती हैं। इस वक्त पूरा उत्तर भारत भयंकर ठंड की चपेट में है। उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। कोहरे और शीतलहर ने पहाड़ वासियों का जीना मुहाल किया हुआ है। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें उत्तरकाशी की हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में बर्फबारी जारी है। दोनों ही धाम में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। तस्वीरें गंगोत्री धाम से सामने आई हैं, जहां बुधवार शाम से रुक रुक कर बर्फबारी जारी है, जिससे कि कड़ाके की ठंड पूरे क्षेत्र में महसूस की जा रही है। औली में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। यहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। बुधवार देर रात से अचानक पहाड़ों पर मौसम की पहली बर्फबारी हुई। इस वर्ष की पहली बर्फबारी से बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और औली बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। जनवरी में हुई बर्फबारी से पहाड़ों में ठंड भी बढ़ गई है। जहां तक नजर जाए वहां तक बर्फ की सफेद चादर। इस खूबसूरती के आगे स्विट्जरलैंड भी फेल है। बर्फबारी की जिन तस्वीरों पर आपका दिल कुर्बान है वो जम्मू कश्मीर के पुंछ की हैं। लेकिन सैलानियों को लुभाने वाली बर्फ की सफेद चादर यहाँ के लोकल लोगों के लिए आफत साबित होने लगी है। जी हाँ, मौसम की पहली बर्फबारी से ही लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाहनों की कमी के चलते लोगों को पैदल आवाजाही करनी पड़ रही है। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि प्रभावित क्षेत्रों की सड़कों से बर्फ हटाने की व्यवस्था की जाए, ताकि लोगों को कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े। लोगों ने बिजली, पानी और राशन की सप्लाई को भी नियमित बनाए रखने की मांग की है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि इन इलाकों को देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई फैसिलिटी उतनी तो है नहीं, जो कि लाइट हो या कि पानी का बंदोबस्त हो। पानी में जो है ठीक है, अभी थोड़ी बर्फ की बारिश भारी होने से जो है पानी में राहत मिल सकती है थोड़ा। ऐतिहासिक दुर्ग और कलात्मक हवेलियों के साथ रेत के धोरों के लिए मशहूर जैसलमेर की पहचान अब शाही शादियों के आयोजन से भी देश विदेश में बन रही है। जी हाँ, स्वर्ण नगरी के पर्यटन में डेस्टिनेशन वेडिंग का नाम अब सबसे ऊपर आ चुका है। पिछले कुछ सालों में जैसलमेर डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए पसंदीदा जगह बन चुका है। देश के बड़े घराने हो या फिर विदेशों में रहने वाले NRI, ये सभी जैसलमेर आकर शादी समारोह आयोजित करना चाह रहे हैं। बड़ी इवेंट कंपनियों की सूची में अब जैसलमेर का नाम शामिल हो चुका है। उनके पैकेज में जैसलमेर में रॉयल शादी समारोह सबसे ऊपर देखने को मिलता है। पिछले 2 महीनों में ही यहाँ 30 से अधिक शादी समारोह हो चुके हैं। आगामी 2 महीने में इतनी ही वेडिंग और होनी है। काफी प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि कई लोगों को जैसे गाड़ियां होती है, कई टूरिज्म, कई होटल्स, क्योंकि जो गेस्ट आते हैं उनके साथ कई टीम वर्कर्स आते हैं, कई लेबर्स आते हैं, तो कई लोगों को इसमें रोजगार, जैसलमेर की लेबर्स को रोजगार मिलता है। कई होटल, जो छोटी होटलें, उन होटलों को भी बिजनेस मिलता है। जैसलमेर जैसे अब आपने देखा है कि खूब सारे टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं। पिछले 2 महीने में यहाँ कम से कम भी 5 से 7 लाख टूरिस्ट आए हैं और ये एक अब बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन बन गया है। पिछले महीने के अंदर करीब 20 से 25 वेडिंग्स हुई हैं जैसलमेर में। 5 से 7 वेडिंग हमने करी हैं। गुरुवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भीलवाड़ा महोत्सव का आगाज किया गया। राजस्व मंत्री रामलाल जाट,
बीज निगम अध्यक्ष धीरज गुर्जर और जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने गुब्बारे उड़ाकर और हरे झंडे दिखाकर शोभा यात्रा को रवाना किया। शोभा यात्रा में राजस्थानी कलाकार, प्रशासनिक अधिकारी और खिलाड़ी भी मौजूद रहे। भीलवाड़ा महोत्सव की शोभा यात्रा गाजे बाजे और हाथी घोड़े की सवारी के साथ शहर के मुख्य मार्गों से निकली। हमारे साथ राज्य मंत्री रामलाल जाट है, इनसे बात करते हैं। सर, कैसा लग रहा है सर, इतने साल बाद बनाया जा रहा है भीलवाड़ा महोत्सव? देखो, एक त्योहार की तरह नव वर्ष, कैलेंडर वर्ष, मकर संक्रांति पे मैं सबको शुभकामनाएं दूंगा। भीलवाड़ा महोत्सव आज के समय में बहुत जरूरत थी। जैसे भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं, उसी तरीके से हाथ से हाथ जोड़ो, भाईचारा कायम हो, तो ऐसे महोत्सव की मंजूरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दी है। हमारे जिला कलेक्टर एंड प्रशासन की तमाम टीम उनके साथ लगी और अब भाईचारा यहाँ कायम रहे। क्या कोई पेड़ भी दूध दे सकता है? यकीन नहीं हो रहा ना, लेकिन बात सच है। दरअसल आधुनिकता और विज्ञान के इस दौर में कभी कभी कुछ ऐसी घटना सामने आ जाती है जो हम सबको हैरान कर देती है। नीम के पेड़ से दूध जैसे पदार्थ निकलने की ये तस्वीरें दौसा के भांडारेत से आई है। नीम के पेड़ से दूध निकलना लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। नीम के पेड़ से दूध निकलने की घटना आग की तरफ फैल गई, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचने लगे। इतना ही नहीं, लोगों का मानना है कि ये पदार्थ औषधि का भी काम कर रहा है। लोग इसे भगवान का प्रसाद समझकर अपने घरों में ले जा रहे हैं और दवाओं के तौर पर इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दूध से पता चला कि हाथ में जो खुजली हो जाती है वो मिट गई, इसलिए हम और दूध ले जा रहे हैं ताकि भविष्य में कभी खुजली हो तो ये काम आ जाए दूध। कोने में दुबक कर बैठा ये मासूम सा दिखने वाला बंदर असल में काफी उत्पाती है। इसने वन विभाग तक को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया है। इसे पकड़ने आए लोग खाली हाथ मुंह लटकाए लौट गए। तस्वीरें झारखंड के देवघर की हैं। बंदर ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में तीर्थ पुरोहितों और यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं की नाक में दम कर रखा है। दरअसल बंदर देवघर के तपोवन से शहर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर और मार्केट में पहुँच गया है। बहुत उपद्रव मचा रहा ये बंदर कई बार लोगों को काट भी चुका है। इसने पुरोहित और यात्रियों पर भी हमला किया है, जिससे लोग काफी दहशत में हैं। बंदर के उत्पात से तंग आकर मंदिर प्रबंधन ने वन विभाग से इसकी शिकायत की है, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मंदिर पहुंचकर बंदर को पकड़ना चाहा, लेकिन ये बंदर उनके हाथ नहीं लगा। कुछ दिन से ये बंदर शाम के टाइम में आ जाता है, कभी दोपहर में भी आ जाता है और यहाँ पे यात्रियों पर, हमारे तीर्थ पुरोहित के कुछ लोगों पर हमला भी कर चुका है, अपना दांत गंवा चुका है, घायल कर चुका है कुछ लोगों को। इसलिए हम लोग को डर लग रहा है इनसे। देश की सुरक्षा में तैनात डॉग स्क्वाड की टीम की तस्वीरें इंडो नेपाल सीमा से सामने आई हैं, जहां वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर पदस्थापित एसएसबी 21वीं बटालियन में कुकी, कांची, मंक और रोमियो पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी कटिबद्धता के साथ ये जाबाज देश की सीमा में घुसने वाली एक एक गाड़ियों की कड़ी तलाशी ले रहे हैं। कुकी, कांची, मंक और रोमियो गाड़ी की डिक्की और सीट को सूंघ कर ये पता लगा रहे हैं कि कहीं इन गाड़ियों में कोई आपत्तिजनक सामान तो नहीं है जो देश के लिए खतरा बन सके। आपको बता दें कि कुकी, कांची, मंक और रोमियो ऐसे श्वान हैं जो विस्फोटक सामग्री और नारकोटिक सामग्रियों की विशेष पहचान रखते हैं। लिहाजा सीमा पर इन पदार्थों की तस्करी करने वालों के पसीने छूट जाते हैं। ये खूंखार जानवर सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करते हैं और देखते ही देखते दहशत फैला देते हैं। बॉर्डर पर एसएसबी की तीसरी आंख और सबसे भरोसेमंद साथी ये डॉग स्क्वाड के सदस्य ही साबित हो रहे हैं। दस फीट का अजगर और उसे काबू करने में जुटे लोग। तस्वीरें यूपी के पीलीभीत से आई हैं। अमरिया थाना क्षेत्र में पड़ने वाले खली नवादा गांव में गन्ने के खेत में अजगर देख छिलाई कर रहे मजदूरों की चीख निकल पड़ी। पहले तो उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ, लेकिन अब विश्वास की कोई वजह नहीं थी। मामला भांपते ही मजदूरों में भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि अजगर तकरीबन 10 फीट लंबा था, इसीलिए लोग सिर पर पांव रखकर भाग गए। बहरहाल सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मजदूरों को समझा बुझाकर मदद करने के लिए राजी किया। उनकी मदद से अजगर का रेस्क्यू किया गया। सूचना पर वन प्रभारी पहुंचे और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा जा सका। अजगर को सुरई के जंगल में ले जाकर
सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। मुंबई से पुणे जाने वाले यात्रियों के लिए एक खुशखबरी है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का काम नवंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। सैटिस्फैक्टरी काम है और बहुत ही निर्धारित समय पे काम हो रहा है। नवंबर 23 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसका निर्माण कार्य सेवरी और नहावा शेवा नदी के बीच हो रहा है, उसका काम अब बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। इस पुल के बन जाने से यात्री सिर्फ 30 मिनट में मुंबई से पुणे की यात्रा कर सकेंगे। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक की लंबाई करीब 21.8 किलोमीटर है और इसके बनने के बाद दक्षिणी मुंबई और नवी मुंबई के बीच यात्रा के समय में भी काफी बचत होगी। इसके साथ ही ये पुल मुंबई से गोवा जाने वाले लोगों के लिए भी बड़ी मदद करेगा। जो 22 किलोमीटर का सिंगल लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है, इसे हम वर्ली कोस्टल को कनेक्ट कर रहे हैं। नरीमन पॉइंट से सीधा नरीमन पॉइंट, ठाणे, नवी मुंबई, रायगढ़, चिर्ले यहाँ तक ये पहुँचेगा। साउथ सिनेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में थोड़ी कम खुशियां हाथ लगी हैं। फिल्म ने जहां बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार हासिल कर भारतीय सिनेमा में इतिहास रच दिया, वहीं RRR बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म का खिताब हासिल नहीं कर सकी। SS राजामौली की इस फिल्म को 2 कैटेगरी में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म के लिए नामांकन मिला था, लेकिन ये फिल्म एक पुरस्कार जीतने में ही कामयाब हो पाई। बहरहाल इस ऐतिहासिक कामयाबी पर एक्ट्रेस पूनम कौर और प्रकृति रेड्डी ने राजामौली को शुभकामनाएं दी हैं। मैं पहले राजमौली सर को कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी, सारी टीम को कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी। और फिल्म में हमारी एक रिलीजन है। इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट अनदर प्रोफेशन, क्योंकि जितना हम फिल्मों को सेलिब्रेट करते हैं इस इंडस्ट्री में, चाहे वो तेलुगु हो, तमिल हो, मलयालम हो, इट्स अ पार्ट ऑफ अस, इट्स हमारा हिस्सा है, एक कल्चरल एस्पेक्ट है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में आयोजित गंगा सागर मेले को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। तस्वीरें कोलकाता के आउटरम घाट से हैं। 8 तारीख से शुरू हुए इस मेले ने अब रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे देश और दुनिया के साधु संत और श्रद्धालु यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। मकर संक्रांति से पहले ही श्रद्धालुओं ने मां गंगा में डुबकी लगाना शुरू कर दिया है। मेला मकर संक्रांति के बाद 17 जनवरी तक चलेगा। इस बार मेले में 30 लाख से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है। मेले को लेकर राज्य सरकार ने बड़े स्तर पर व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद इसकी सारी व्यवस्थाओं को देख रही हैं। गंगा सागर मेले में बड़ी संख्या में आने वाले हिंदी भाषी तीर्थयात्रियों को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी साइन पोस्ट, बैनर और होर्डिंग हिंदी में भी लिखे जाने की विशेष व्यवस्था की है, ताकि हिंदी भाषी तीर्थयात्रियों को यहाँ रहने के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से हमारी धरती बंजर होती जा रही है। इसका असर न सिर्फ मिट्टी की सेहत पर बल्कि पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। अब किसान भी रासायनिक खेती पर लागत ज्यादा आने की बात कहकर जैविक खेती की तरफ रुख करने लगे हैं। देश के किसानों की एक बड़ी आबादी अब जैविक खेती की तरफ रुख कर रही है। सिर्फ किसान ही नहीं, देश के युवा, प्रोफेशनल्स और शहरों में रहने वाले लोग भी अब जैविक खेती और इससे उपजे उत्पादों के प्रति जागरूक हो रहे हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के छतरपुर की हैं। कचड़े में अपन हटा दें, जैसे प्लास्टिक मटेरियल है, कपड़ा है, कांच है, पत्थर है, लोहे की चीजें, इन चीजों को यदि हटा दें तो जितने भी वेस्ट मटेरियल है, चाहे वो फूड का हो, हमारे खाने वाले पदार्थ हो, या फिर फलों के डिस्पोजल हो, या फिर हमारे सब्जियों के जो अवशेष होते हैं ये हो, ये सभी जो है जैविक खाद के रूप में एक प्रोसेस के साथ में, यदि नाडेप है या कोई अपन भू नाडेप बना के किसान उसका खाद बना के उपयोग कर सकते हैं। पर्यावरण में हो रहे अनिश्चितकालीन बदलावों के बीच कई सालों से किसानों को जैविक खेती की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने केमिकल फ्री खेती को प्रोत्साहित करते हुए कई अभियान और योजना चलाई है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के एक प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील में सांप मिलने की घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मामला 9 जनवरी को सामने आया था।
हालांकि मिड डे मील खाने वाले सभी बच्चे ठीक हैं, लेकिन प्रशासन इसे लेकर अलर्ट है। स्कूल के एक कर्मचारी ने दावा किया था कि दाल में भरी एक बाल्टी में ये सांप मिला है, जिसे खाकर बच्चे बीमार पड़ गए थे। स्कूल के कर्मचारी ने बताया था कि खाना खाने के बाद बच्चे उल्टी करने लगे। इसके बाद बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले मिड डे मील में चूहे और छिपकली मिलने का मामला सामने आया था। स्कूल में मिड डे मील में बच्चों को दाल, सोयाबीन, अंडा, चिकन और मौसमी सब्जियां खाने में दी जाती हैं। बंगाल में पंचायत चुनाव के मद्देनजर ममता सरकार ने मिड डे मील में मीट और अंडा शामिल करने का ऐलान किया था। फल और मुर्गे का मांस उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने 372 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इन सब के बीच खाने में चूहे, छिपकली और सांप मिलने की घटना ने राज्य सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। ताजमहल घूमने आए विदेशी पर्यटक को दिव्यांग पत्नी को गोद में लेकर 22 सीढ़ियां चढ़नी उतरनी पड़ी। जी हां, दुनिया के टॉप मॉन्यूमेंट में से एक ताजमहल में व्हीलचेयर और रैंप की सुविधा नहीं है। 6 जनवरी को अमेरिका के न्यूयॉर्क में रहने वाले टाटा कंपनी में इंजीनियर एडम वॉकर ने ट्वीट कर ये वीडियो साझा किया है। एडम वॉकर के किए गए ट्वीट में कहा गया कि दुनिया के टॉप मॉन्यूमेंट में से एक ताजमहल के मुख्य मकबरे पर दिव्यांग के लिए ना व्हीलचेयर ले जाने की व्यवस्था है और ना ही रैंप की। इसलिए उनके रिश्तेदार को दिव्यांग पत्नी को गोद में लेकर 22 सीढ़ियां चढ़नी उतरनी पड़ी। एडम वॉकर की पत्नी भारतीय मूल की हैं और केरल की रहने वाली हैं। वो अपने साले और सलहज के साथ ताजमहल घूमने आए थे। उनकी सलहज दिव्यांग है। वाकई परेशान करने वाली बात है कि ताजमहल के मुख्य मकबरे तक जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ सीढ़ियां हैं। दिव्यांग पर्यटकों के लिए रैंप तक की व्यवस्था नहीं है। हम सभी ने अक्सर लोगों को गाड़ी में धक्का मारते हुए देखा है। जब कभी रास्ते पर गाड़ियां खराब होकर रुक जाती हैं, तो उन्हें धक्का मारकर ही आगे बढ़ाया जाता है। आम लोग ऐसा करें तो बात समझ में भी आती है, मगर जिनके हाथों में शहर की सुरक्षा की कमान हो, जिन्हें हर समय किसी जरूरतमंद की सहायता के लिए तैयार रहना हो, अगर वो अपनी गाड़ी को धक्का लगाने के लिए मजबूर हो तो सुरक्षा व्यवस्था की ढिलाई को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। ये तस्वीरें यूपी के फिरोजाबाद की हैं। जिले के थाना दक्षिण पुलिस की जीप में कुछ लोग धक्का लगा रहे हैं। वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ये बात सही है कि डर के आगे जीत है, पर डर और जीत के बीच में मौत भी है, जिसका अंदाजा लोगों को तब लगता है जब वो उसके मुहाने पर खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ एक पर्वतारोही के साथ हुआ जब वो बर्फीले पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करने में जुटा था। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति पहाड़ पर बर्फ वाली कुल्हाड़ी लिए चढ़ रहा है। उसके जूतों में क्रैम्पॉन्स भी लगे हुए हैं। ये नुकीले उपकरण जूतों में लगाए जाते हैं, जिससे जूते आसानी से बर्फ में धंस जाते हैं और पर्वतारोही आसानी से ऊपर चढ़ जाते हैं। शख्स कुल्हाड़ी और जूतों से पकड़ मजबूत बना लेता है, लेकिन अचानक एक कुल्हाड़ी छोड़कर दूसरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है। अचानक कुल्हाड़ी का ग्रिप छूट जाता है और वो फिसलते हुए नीचे गिरने लगता है। तभी पर्वतारोही अपना दिमाग लगाता है और कुल्हाड़ी पहाड़ पर मारकर खुद को फिसलने से रोक लेता है। इस तरह उसकी जान बच जाती है। वो तेज तेज सांसें लेने लगता है, जिससे समझ आ रहा है कि वो बेहद डरा हुआ है। शायद ही आपने किसी जानवर को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते देखा होगा। ऐसा नहीं है कि जानवरों के नाम विश्व कीर्तिमान नहीं है, पर उनके वीडियोस कम ही देखने को मिलते हैं। इन दिनों एक अनोखा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक कुत्ता अपने मालिक के साथ उछलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता नजर आ रहा है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने हाल ही में जर्मनी के एक कुत्ते बालू और उसके मालिक वुल्फ गैंग का वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुत्ता कैसे अपने मालिक के साथ कूद रहा है। दोनों के बीच तालमेल को देख आप समझ सकते हैं कि इसके लिए उन्होंने कितनी प्रैक्टिस की होगी। कुत्ते ने अपने अगले दोनों पैरों को आगे की ओर किया हुआ है, जबकि पिछले दोनों पैरों पर उछल कर वो दोबारा से खड़ा हो जा रहा है। बालू ने सिर्फ 30 सेकंड में 32 बार पिछले पैरों पर रस्सी कूदकर इस कीर्तिमान को हासिल किया है। उसका मालिक भी उसे काफी सपोर्ट कर रहा है। वीडियो वायरल हो रहा है और इसे 3 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है।
बीकानेर में शुक्रवार से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आगाज हो रहा है। इसे लेकर तैयारियां चरम पर दिखी। इस बार उत्सव में बीएसएफ के ऊंटों का दल विशेष रूप से लोगों को आकर्षित करेगा। पहली बार बीएसएफ के 30 ऊंटों का दल अपनी विशेष वेशभूषा के साथ इस उत्सव में भाग लेगा। हथियारों से लैस जवान भी ऊंटों पर देखने को मिलेंगे। बीकानेर में कल से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आगाज होने वाला है और इस ऊंट उत्सव में इस बार खास होगा बीएसएफ का ये दल। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि ये बीएसएफ के वो जवान हैं जो कल ऊंट उत्सव में भाग लेंगे और ये वही ऊंट हैं जो नए अभी बीएसएफ में लाए गए हैं और उन्हें किस तरीके से देखिए जवानों ने ट्रेंड किया है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इस पूरे दल का जो नेतृत्व करेगी वो महिला बीएसएफ की जवान है वो करेगी। आप देख पा रहे हैं कि एक रोबीले के रूप में किस तरह से बीएसएफ के जवान सजे हुए हैं। उनसे ही बात करते हैं। जी, आप इस पूरी टीम को लीड करने वाली हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहिए? ये मेरे लिए बहुत ही रोमांचक है क्योंकि एक कुछ अलग करने को मिल रहा है यहाँ पे। पहले आपको भी पता है कि इस बार फर्स्ट टाइम 26 जनवरी को लड़कियाँ कैमल पे राइड करेगी वहाँ पे भी। तो यहाँ सबसे पहले जब स्टार्टिंग में कैमल राइडिंग करने के लिए हम आए थे तब ऐसे लग रहा था कि नहीं कैमल पे कैसे राइड करेंगे, तब थोड़ा मन में डर बैठा हुआ था। पर थोड़ा मतलब 1-2 दिन निकलने के बाद इससे भी हम फैमिलियर हो गए थे। साईं बाबा गरीबों का गुजारा, अमीरों का सहारा, जिनके दर से आज तक कोई खाली नहीं लौटा। तभी दुनिया भर में फैले बाबा के भक्त अपने मालिक, अपने आराध्य के श्री चरणों में अपनी गाड़ी कमाई सौंपकर खुद को भाग्यशाली समझते हैं। 2022 में रिकॉर्ड तोड़ डोनेशन के बाद 2023 की शुरुआत में ही साईं बाबा को सबसे बड़ा दान अर्पित किया गया है। हैदराबाद के एक भक्त ने साईं मंदिर को 1 करोड़ रुपए दान में दिए ताकि मरीजों के इलाज में उसका इस्तेमाल हो सके। हैदराबाद के रहने वाले राजेश्वर ने 25-25 लाख रुपए के 4 डिमांड ड्राफ्ट साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट को सौंपे हैं और उन पैसों को मरीजों के इलाज पर खर्च करने की इच्छा जताई है। साईं भक्त राजेश्वर के मन में भी कई श्रद्धालुओं की तरह सोने का चढ़ावा देने की बात आई थी, लेकिन सोना देने से अहंकार आने की आशंका में उन्होंने डिमांड ड्राफ्ट के जरिए दान करना तय किया। खास बात तो ये है कि 1 करोड़ रुपए के दान के बाद भी साईं भक्त भावुक हो उठते हैं। और खबरें देखेंगे विस्तार से।